नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस इकोनॉमिक टाइम्स प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एनालिसिस वीडियो में। ये 3 बिजनेस न्यूज़पेपर्स से हम सारे वो आर्टिकल्स उठाएंगे जो आपके इनकम, आपके खर्चे, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू एंड जॉब और बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स, इन सारी चीज़ों को अफेक्ट करते हैं। तो कोई भी ऐसी न्यूज़ है दुनिया में हो रही है और वो इन चीज़ों को अफेक्ट कर रही है, आपके इम्पैक्ट कर रही है, वो आपको यहाँ पता चल जाएगी। और हम डिटेल्ड एनालिसिस भी करेंगे अलग-अलग न्यूज़पेपर्स से। तो ऐसे वीडियोस अगर आपको पसंद है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए अभी इस चैनल को और एक वीडियो पे भी लाइक ड्रॉप कर दीजिए। एक ओवरव्यू लेंगे हम और हम डेली एक क्वेश्चन भी कई बार प्रेजेंट करते हैं कि क्या आपका ओपिनियन हो सकता है कि किसी चीज़ पर या आंसर हो सकता है, और वो हम डिस्कस भी करते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ आंसर्स आए हैं बहुत अच्छे जो हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने पूछा था लास्ट टाइम एयरलाइन से रिलेटेड कि एयरलाइंस इंडस्ट्री में कंपनीज पैसा क्यों नहीं कमा पाती हैं। आप देखोगे बहुत हाई नंबर ऑफ बैंक्रप्सीज हैं, डिफ़ॉल्ट्स हैं एंड बड़ा मुश्किल होता है सर्वाइव करना। तो क्या इसके रीज़न्स हैं? तो लोगों ने उसके आंसर शेयर किए हैं। शुरुआत करूँगा मैं एक ओवरव्यू से। सबसे पहले सीईओज़, इस टाइम पे इंडिया में जितने भी सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, वो बेट कर रहे हैं बूस्ट इन कंजम्पशन और इंफ्रा पर इस बजट में। तो इन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन बता दी है कि भाई हमें लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर और कंजम्पशन बूस्ट ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और कंजम्पशन से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी पूछे हैं और फाइनली बहुत अच्छे सैटिस्फैक्टरी आंसर्स मिले थे। लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं लोगों के आंसर्स, लोगों के कमेंट्स बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लॉजिकल कमेंट्स थे, काफी कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन भी किया था उन्होंने। आते हैं अगले आर्टिकल पे। टाटा मोटर्स एंड आईओसी ड्राइव फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रक पायलट प्रोजेक्ट। तो हाइड्रोजन ट्रक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है किसका? टाटा मोटर्स एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का। इसके बारे में स्टडी करेंगे थोड़ा सा। रेट कट सिर्फ काफी नहीं है हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, ये कहना है इकोनॉमिस्ट का। और ये इन्होंने कहा है किसको? आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। टैक्स कनंड्रम। अब यहाँ पे टैक्स कनंड्रम है, ये क्या प्रॉब्लम है? टैक्स कनंड्रम का मतलब होता है प्रॉब्लम। और इंडिया के पास जो है लोअर गवर्नमेंट रेवेन्यूज हैं पीयर्स के अगेंस्ट। तो क्यों हमारे रेवेन्यूज इतने हैं जब हमें लगता है कि हम टैक्स ज्यादा दे रहे हैं, और क्या इसके सॉल्यूशंस हैं? एडविन सेट टू गिव एन ऑरा टू इंडियन पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे ज्वेलरी रिटेलर की बात चल रही है जहाँ पे बाय आउट हो रहा है। तो हम देखेंगे कौन सा ज्वेलर है और क्या वैल्यूएशन है इस टाइम पे रेवेन्यू और प्रॉफिट्स के अगेंस्ट ज्वेलरी मार्केट में, अगर आप कोई कंपनी खरीदते हैं तो। समर गुड्स कंपनीज स्प्रिंग इनटू एक्शन। जितनी भी कंपनीज जो समर के लिए चीजें बनाती है जैसे एसी, फैन, कूलर, रेफ्रिजरेटर, इन्होंने अभी जनवरी से ही अपने प्रोडक्शन को रैंप अप करना शुरू कर दिया है। यस, बढ़ाना शुरू कर दिया है क्योंकि यार जनवरी में तो ठंड है। तो ये प्रिपेयर कर रहे हैं कि इस बार भी बढ़िया गर्मी रहने वाली है, और इनका तो ये कहना है कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कुछ बहुत अलग ही हो सकता है इस बार। जी हाँ, क्योंकि पिछली बार रिकॉर्ड गर्मी पड़ी थी, रिकॉर्ड एसीज बिक रही थी, 1 महीने का नंबर लगाना पड़ रहा था कुछ-कुछ शहरों में। तो इस बार भी ऐसा सिचुएशन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है। टॉप कार मेकर्स हैव एट लीस्ट 1 इलेक्ट्रिक व्हीकल इन पोर्टफोलियो। ईवी सेल्स कहा जा रहा है कि 2025 में काफ़ी रेव अप होने वाली है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ तो और कम हो जाएँगी इस पे। तो ये देखना होगा कि क्या गवर्नमेंट बेनिफिट्स कम होंगे तो सेल्स और बढ़ेंगी या नीचे जाएँगी। Demand for clothing and lifestyle goods remains weak and recovery is uncertain. कंपनीज कह रही हैं कि जो कपड़े और लाइफस्टाइल गुड्स है ना, जितने भी जो कंपनी ये सामान बनाती है, यहाँ पे डिमांड बड़ा वीक चल रहा है और रिकवरी भी नहीं पता कि कब आएगी कब नहीं आएगी, बड़ा अनसर्टेन लग रहा है। गुड जॉब प्लगिंग द लीकी पाइपलाइन। उसके बाद हम आखिर में एक एडिटोरियल डिस्कस करेंगे जहां हम लोग देखेंगे कि कैसे फिस्कल डिफिसिट और इन्फ्लेशन और ग्रोथ के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, इन सबको कैसे बैलेंस करना इस टाइम पे बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है, और क्या इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं, अगर हैं तो राइटर ने वो यहाँ पे दिए हैं। तो शुरुआत कर ली जाए आज आर्टिकल से और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे हमारे कमेंट्स। तो सीईओज बेट कर रहे हैं कि कंजप्शन में बूस्ट आ सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्ट आ सकता है इसी महीने। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूनियन बजट जो 1 फरवरी को आने वाला है ना, ये कुछ ऐसी चीजें लाएगा जो क्या करेगा? कंज्यूमर स्पेंडिंग। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं जो डेली वीडियो देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होगा जो उनका क्लियर नहीं होगा कंजम्पशन से रिलेटेड। और क्या-क्या चीज़ें हो सकती है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई सरप्राइज़ होने वाला है। जितनी भी हमने चीज़ें थी, वो एक्चुअली हमने सोच ली हैं, ज़्यादातर हम ऑलरेडी इट इज़ थॉट आउट बाय अस, वो ओपिनियन किसी न किसी ने दे दिया है। सो इट आई डोंट थिंक विल गेट सरप्राइज़्ड। अगर हो गया तो और अच्छा है, हमारा नॉलेज और बढ़ेगा, कुछ चीज़ें पता चलेंगी जो हम नहीं सोच पाए और गवर्नमेंट ने वो कर दिया। बट आई थिंक हम अगर कोई भी हमारे व्यूअर में से कोई प्लानिंग कर रहा है या स्ट्रैटेजी बना रहा है आगे के लिए, तो
उनका फंडा बहुत क्लियर होगा इस टाइम पे। तो ये सेकंड बजट होगा नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के थर्ड टर्म का एंड यहाँ पे डिपस्टिक सर्वे आया था 17 सीईओज का और उनमें से 82% ने रिवील किया कि कंजम्पशन बूस्ट के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। पर्सनल टैक्स स्लैब्स में थोड़ा सा रिकैलिब्रेशन चाहिए, मतलब जो टैक्स स्लैब्स हैं हमारे उसमें भी चेंजेस चाहिए कि भैया अब जरा कम करो, थोड़ा नीचे से इसे ऊपर शिफ्ट करो, बड़े इनकम वालों से ज्यादा चार्ज करो, छोटे इनकम वालों से टैक्स कम लो। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्रिजल अगर आप देखोगे इंडिया का जो प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ है रियल टर्म्स में वो 2 डेकेड के लो पर आ गया है 4% पर लास्ट फाइनेंशियल ईयर। एंड क्रिजल का डेटा है ये, ठीक है, प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ का। तो इवन दो जो रिकवरी है वो आई शार्पली टू 7.3% फाइनेंशियल ईयर में। ये भी देखना होगा कि ये लो बेस इफेक्ट की वजह से ज्यादा दिख रहा था। तो लो बेस इफेक्ट बेसिकली कि पहले बहुत कम था तो इसलिए रिकवरी भी आई तो वो लगी कि हाँ ज्यादा है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप कभी भी कंप्लेसेंट नहीं हो सकते हो इस डेटा को पूरी तरीके से स्टडी किए बिना। एंड यहाँ पे स्पेकुलेशन है कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये स्टॉक मार्केट में जब आप ऑप्शंस डेरिवेटिव्स वगैरह में भी ट्रेड करते हो स्पेसिफिकली तो बड़ा मैटर करता है कि कॉस्ट कितना है, एक एक पैसा मैटर करता है। तो एसटीटी गवर्नमेंट ने पिछले बजट 500% बढ़ा दिया था जी, 500%। और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई थोड़ा कम कर देंगे ये, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में भी अगर आप देखोगे काफी गिरावट आई है। लास्ट बजट के बाद कुछ ऐसा खास हुआ नहीं, मतलब इलेक्शंस आए, वॉलेटिलिटी बहुत रही, साल मार्केट बहुत अच्छा क्लोज हुआ, लेकिन इस साल बजट में पहले ही बहुत नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस सेट हो गई हैं। तो मार्केट पहले ही आप देख रहे हो किस तरीके से लगातार नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्योंकि डर है कि इस बार पता नहीं कौन सा टैक्स बढ़ा देंगे, इस बार कौन सा स्लैब चेंज कर देंगे, इस बार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% किया था, तो फिर इंडेक्सेशन हटा करके कि इस बार 15 ना कर दें। सब लोग यही कह रहे थे कि बस 12.5 इसलिए किया गया कि 15 किया जाएगा ट्रांजिशन करके, तो बहुत डर है। तो यहाँ पे टारगेटेड रिलीफ करने की जगह पे हम हायर डिडक्शन दे सकते हैं एटीसी में और एडजस्टमेंट कर सकते हैं नए टैक्स रेजिम में भी कि कंजम्पशन को सपोर्ट किया जाए। ये कहना है एक्सिस सिक्योरिटीज के सीईओ का, जहां पे गवर्नमेंट इंक्रीज कर रहा है अपना स्पेंडिंग टॉवर्ड्स क्रिएशन ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स, हाईवेज एंड मेट्रोज इन प्रीवियस बजट्स। जो 70% रिस्पॉन्डेंट्स है उनका कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है कंटिन्यू करेगा टू गेट मैक्सिमम फोकस फोर्थ बजट में। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो एम्बिशियस गोल है कि 60 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए 2030 तक, वो इस बजट पे डिपेंड करने वाला है। इस बजट में अगर आप देखो तो कोई ऐसा प्रेशर भी नहीं है, देखिए कोई इलेक्शन वगैरह है नहीं कि आपको प्लीज करना है, अपीज करना है किसी को, ठीक है। आप एक ऐसा बजट ला सकते हो जो बिल्कुल ग्रोथ पे फोकस कर रहा है, कंट्री के चीजों प्रैक्टिकल चीजों पे फोकस कर रहा है, ना कि आपको किसी को वोट बैंक के लिए अपीज करना है या कुछ करना है। तो ये कोई टेंशन नहीं है गवर्नमेंट को, इस बार गवर्नमेंट के पास एक्सक्यूजेस नहीं रहेंगे, कुछ भी एक्सक्यूजेस, ठीक है। तो एनकरेज कर रहे हैं ये गवर्नमेंट को कि आप ना इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटाइज करो, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, मॉडर्नाइजेशन में, और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स पार्क्स बनाओ, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स को और आप एडवांस बनाओ हमारी कंट्री में। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 53% जो रिस्पॉन्डेंट्स होंगे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बजट का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा उनके बिजनेसेस पे, और 70.6% जो सीईओज हैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बूस्ट करेंगे जॉब क्रिएशन एंड इन्वेस्टमेंट, जहां पे प्रीवियस ओकेजन्स को भी वो कंसिडर करेंगे। तो 76% जो सीईओज हैं उन्हें लग रहा है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन इसके लिए पॉजिटिव हो सकता है, और 58.8% एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बजट हेल्प करेगा अचीव करने में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी साइज अगले 3 सालों में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बजट रहने वाला है सबके अकॉर्डिंग अगले 3 साल के लिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा फील होगा, क्योंकि इकोनॉमी में लैग भी होता है, आप कुछ भी करते हो तो तुरंत उसका इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। तो टमो आईओसी टू ड्राइव फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रक पायलट प्रोजेक्ट। अगर आप ईवी देखोगे ना तो ईवी में आपको अपने ये ट्रक्स ज्यादा दिखाई देते नहीं मुझे तो, ठीक है। इलेक्ट्रिक बसेस हैं मेरे सिटी में, कार्स भी चल रही हैं, स्कूटी भी चल रही है। हाइड्रोजन लेकिन ज्यादा प्रैक्टिकल लोगों को लगता है हमेशा इलेक्ट्रिक बसेस के लिए, हैवी वेट गाड़ियों के लिए, हैवी ड्यूटी गाड़ियों के लिए। तो टाटा मोटर्स कोलैबोरेशन कर रहा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ, जहां पे क्या कर रहे हैं ये लोग, ये ट्रक्स लाने की बात कर रहे हैं जो हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन से चलेंगी पायलट बेसिस पे इस क्वार्टर। तो ये प्रॉपर एक आप देखिए कि टेस्टिंग चल रही है और ये बना चुके हैं ऑलरेडी ये ट्रक्स। और यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन था, ये इसका प्रोजेक्ट है, ये पायलट प्रोजेक्ट चलेगा कितना, ये पायलट चलेगा 12 से 18 महीने। और इन्फॉर्मेशन ये लोग फिर इससे कलेक्ट करेंगे, ना कि प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन रीफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा चाहिए होगा हाइड्रोजन के लिए, क्या हम एग्जिस्टिंग पेट्रोल पंप यूज कर पाएंगे, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या फिजिबिलिटी है, सेफ्टी क्या रहेगा। तो ये सारी चीजें रहेंगी। कमर्शियल वायबिलिटी चेक किया जाता है प्रोडक्ट का कि आप प्रोडक्ट कितने अच्छा बना लो, कमर्शियली वायबल है या नहीं है। तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि ओवरऑल कमर्शियल व्हीकल सेल्स रिकवर करने वाली है फाइनेंशियल ईयर 2026 में। एंड रिसेंटली कंक्लूड किया गया कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 न्यू दिल्ली में अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स ने अनवील किया है ग्राउंड ब्रेकिंग हाइड्रोजन पावर्ड कमर्शियल व्हीकल टाटा प्रीमा
H.28 और कंसिडर किया जा रहा है कि बहुत बड़ा लीप है। हाइड्रोजन पे अगर आप देखोगे ना, जापानीज कंपनीज के अलावा मुझे नहीं दिखा किसी का बहुत बड़ा इंटरेस्ट हाइड्रोजन में। यूएस में तो देखिए टेस्ला वगैरह ने डोमिनेट किया, तो वहां पे तो वो अपना ही फॉलो करने लग गया, कहने लगे कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ये कुछ ज्यादा काम का लग नहीं रहा। तो एक बहुत मेजर लीप है इंडिया ने जो लिया है, जहाँ पे स्टेट ऑफ आर्ट 4 सिलेंडर H2ICE इंजन 550 किलोमीटर की रेंज होगी इसकी। ठीक है, तो हाइड्रोजन में रेंज बहुत एक तो बड़ी मिलती है, और रिफ्यूलिंग की टेंशन नहीं है ना, 5 मिनट में हाइड्रोजन रिफ्यूल हो जाएगा, आपको चार्ज वार्ज करना ही नहीं है कुछ भी। तो टाटा मोटर्स पहला ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है जिसे हाइड्रोजन पायलट अलॉटमेंट मिला है गवर्नमेंट से। जो हाइड्रोजन व्हीकल्स है ये भी क्या है, 3 रूट्स पर चलेंगी कंट्री में ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। एंड ये अगर आप देखेंगे तो करीब 15 व्हीकल्स यहाँ पे डिप्लॉय की जाएंगी 3 रूट्स में। तो ये एक्सपेरिमेंट भी है जहाँ पे रीफिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाएगा। आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये रीफिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहाँ पे फोकस करेगा। एंड इनका कहना है कि हम जो है व्हीकल्स को रन करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे प्रैक्टिकलिटीज कि हाइड्रोजन जो है ये कंसिडर किया जा सकता है या नहीं, मेन यूज के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रकिंग के लिए, फिर बर्फ में चलाना हो, रेगिस्तान में ट्रक को चलाना हो, तो कहाँ पर क्या फर्क पड़ रहा है, हाइड्रोजन फ्यूल कैसा काम कर रहा है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जब कमर्शियल व्हीकल सेल्स के बारे में बात की गई कि यार ये तो रिकवर नहीं कर रही है, तो इनका कहना है कि हम देख रहे हैं कि चौथा क्वार्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है बैरोमीटर। एंड पहला क्वार्टर गुड था जनरल इलेक्शंस के बावजूद। एंड Q2 में कमर्शियल व्हीकल्स में ना डबल डिजिट डिक्लाइन आया, यस, सेल्स में। स्पेसिफिकली हैवी रेन्स ने इम्पैक्ट किया माइनिंग को और कंजम्पशन को भी। तो माइनिंग और वैसे भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है अगर आप देखेंगे तो। थर्ड क्वार्टर में थोड़ा पिकअप रहा है, लेकिन Q4 पे इनकी पूरी नजर है, इनका ये कहना है। एंड एक्सपेक्टेड तो यही है कि Q4 जो होगा फ्लैट होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ना ग्रोथ होना यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि पहले जो 2 क्वार्टर गए हैं वहां पे तो हमें डी ग्रोथ देखने को मिली है कमर्शियल व्हीकल के सेगमेंट में। बात करते हैं रेट कट की। रेट कट अकेले काफी नहीं है कि ग्रोथ को बूस्ट कर दे हमारे देश के। ये कहना किसका है, ये कहना है आरबीआई का। ज्यादातर इकोनॉमिस्ट जो आरबीआई के टॉप ब्रास से मिल रहे हैं, जैसे गवर्नर संजय मल्होत्रा जी, कई लोगों को शायद इनका नाम अभी नहीं याद हुआ हो, शक्तिकांता दास जी नहीं, अब संजय मल्होत्रा जी हमारे आरबीआई के नए गवर्नर हैं। एंड एज पार्ट ऑफ प्री पॉलिसी कंसल्टेशन चल रही है, क्योंकि पॉलिसी मीट हो जाएगी 5 तारीख से 7 तारीख तक। 5 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में डिसाइड होगा कि इंडिया में ब्याज दर क्या रहने वाला है आगे, ठीक है। एंड ओवरऑल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो देख रहे हैं कि रेट कट इनफ नहीं रहेगा इकोनॉमी को री इन्विगरेट करने के लिए, मतलब दोबारा से जान डालने के लिए इकोनॉमी में ये काफी नहीं है। हमें लिक्विडिटी इन्फ्यूजन भी करना होगा, लिक्विडिटी देना होगा बैंक्स को। लिक्विडिटी मतलब कैश होता है बेसिकली, ठीक है। तो लिक्विडिटी डिफिसिट चल रहा है बैंकिंग सिस्टम में, आरबीआई ने क्या किया है, पंप किया है मनी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के थ्रू। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कुछ नहीं होता है, देखिए कुछ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं आरबीआई के, आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसे, और ये सारी चीजें हैं। तो ये वही चीज हो गई। तो बैंक जो है रेट कट्स नहीं करने वाले, और जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड है बेस्ड ऑन लेंडिंग रेट, ये एज वेल एज डिपॉजिट रेट्स, जब तक कि सफिशिएंट लिक्विडिटी सिस्टम में नहीं है। तो सफिशिएंट लिक्विडिटी होगी सिस्टम में, तब क्या किया जाएगा, रेट को भी कट किया जाएगा। एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट होता है EBLR, ये लिंक्ड होता है किससे, रेपो रेट से, ज्यादातर बैंक्स के लिए। और ये भी जो है नीचे आया है पोस्ट रेट कट। बट MCLR अगर आप देखेंगे मार्जिन, अगर यहाँ पे अच्छा रेट कट्स की यहाँ पे अगर बात चल रही है स्पेसिफिकली, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि काफी चीजें जो डिसाइड होती हैं वो इस तरीके से होती हैं कि आप ग्रोथ को बैलेंस करके चलें एंड इन्फ्लेशन को देखें। तो इन्फ्लेशन भले ही बिल्कुल नीचे नहीं आ गया है, लेकिन ये मतलब नहीं कि इन्फ्लेशन जब तक 4% नहीं आएगा तब तक रेट कट होगा ही नहीं, नहीं। अगर ग्रोथ नीचे आने लग गया तो आरबीआई विल बी फोर्स्ड कि उसको रेट कट करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जी, तो ये तो रहने वाला है ही है। तो अब हम बात कर रहे हैं लिक्विडिटी इन्फ्यूजन की। तो बैंक्स में अगर लिक्विडिटी नहीं है तो वैसे भी क्या होगा, बैंक्स लेंड क्या करेंगे, राइट। तो लिक्विडिटी भी चाहिए। तो यहाँ पे एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट की जब बात हुई कि ये जो होता है ये लिंक्ड होता है रेपो रेट से, ठीक है। और ये क्या होता है, जब भी अगर आप रेट कट देखेंगे ना यहाँ पे, तो ये नीचे आ जाता है। लेकिन एक MCLR है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट होता है ये। जो बैंक जो होते हैं ना, ये लार्ज और मिड साइज जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उनको लेंड करते हैं इस रेट पे। तो ये इम्पैक्ट नहीं होगा लिक्विडिटी डिफिशिट अगर सहाई रहता है तब भी। इवन MCLR और डिपॉजिट रेट जो होते हैं ना बैंक के, वो इंच अप कर गए हैं, दिसंबर में बढ़ गए हैं। जैसे 1 साल का मीडियन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR जो है ये 5 BPS से बढ़ा है दिसंबर में। एंड आरबीआई नहीं चाहते है कि बढ़े, ऑफ कोर्स, इसीलिए हम लोग अभी यूज भी कर रहे हैं। इस टाइम पे हम लोग वेरिएबल रेट रेपो से लिक्विडिटी इन्फ्यूजन कर रहे हैं।
अगर आप देखेंगे बैंकिंग सिस्टम में। तो जो वेटेड एवरेज डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट रेट्स हैं फ्रेश और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स पे, वो भी बढ़ा है 2 बीपीएस से। वही 1 बीपीएस कितना होता है? 1 बीपीएस होता है 0.1%। आपको ऐसे सोचना है। तो यहाँ पे 2 बीपीएस कितना हो गया? 0 पॉइंट, ऐसे नहीं आप समझे 0.01% है, नहीं तो जी 0.01 लिखिए इसे। 0.01% का रेट कट रहता है, तो यहाँ पे जब भी आरबीआई 25 बेसिस पॉइंट अगर रेट कट कर रही है तो कितना हो गया वो? 0.25% से, ऐसे समझिएगा। तो अक्टूबर का जो पॉलिसी रिव्यू मीटिंग है, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमारे लोन्स, आगे के खर्चे, मतलब स्टॉक मार्केट को ले लो आप, इकोनॉमी की ग्रोथ को ले लो, सब कुछ डिपेंड करता है इन चीजों पे। ये जो कुछ लोग हैं, इनके हाथ में भी ये डिसीजन है। तो हेडलाइन और सीपीआई इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे, जो मेन यार्डस्टिक है पॉलिसी का, ये भी 5.5% रहा है दिसंबर में, एज कम्पेयर टू 5.2% रहा है, एज कम्पेयर टू 5.5% इन नवंबर। तो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि लिक्विडिटी को बढ़ाओ, उसके बाद रेट कट करो, नहीं तो फायदा नहीं है। इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी, पिकअप नहीं कर पाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो जो डिफिसिट है सिस्टम में, ये अभी भी बहुत हाई है। डिफिसिट क्रिएट क्यों हो जाता है कई बार? क्योंकि होता यह है कि जब रुपया हमारा लगातार गिर रहा हो ना डॉलर के अगेंस्ट, तो आरबीआई को क्या करना पड़ता है? यहाँ पे रुपए को बाय करना पड़ता है, ठीक है, और डॉलर को सेल करना पड़ता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि रुपए की लिक्विडिटी मार्केट से इसलिए टेम्पररी काफी कम हो जाती है, क्योंकि आरबीआई अग्रेसिवली क्या कर रहा होता है? रुपए को बाय कर रहा होता है यहाँ पे। तो ये एक रीजन है कि बैंकिंग सिस्टम में हमें काफी लिक्विडिटी क्रंच देखने को मिल जाता है ऐसे सिचुएशंस में। तो इस आर्टिकल का पूरा फोकस यही है। तो इनका ये कहना है कि जैसे वीआरआर से शुरुआत हुई, ओवरनाइट वीआरआर होता है, वेरिएबल रेट रेपो, ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और लिक्विडिटी इन्फ्यूजन होगा, जिससे डेफिसिट को हम और खत्म करेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में भी 10,000 करोड़ के परचेज किए आरबीआई ने बेसिकली, मत तो यहाँ पे आप देखो कि काफी लिक्विडिटी और रुपी इन्फ्यूज किया जा रहा है बैंकिंग सिस्टम में, बट अभी भी इसकी कमी है। तो आरबीआई अब क्या बोल रहा है कि रुपए को डिप्रिशिएट होने दो अगर होना है, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे जब तक कि कुछ बहुत बड़ा ड्रॉप ना आ जाए। एंड जो ड्रेन है इंटरबैंक लिक्विडिटी में, वो भी इसलिए हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया था, एफएक्स इंटरवेंशन की वजह से। तो कोई आपसे पूछे कि यार आरबीआई, ये लिक्विडिटी की बात क्या चल रही है, लिक्विडिटी क्या नहीं है, तो आप बोलोगे कि आरबीआई ने ना लिक्विडिटी सक कर लिया था मार्केट से, मतलब रुपया बाय कर लिया था मार्केट से, क्योंकि रुपए की डिमांड को उसको बढ़ाना था, सप्लाई को कम करना था, ताकि रुपया मजबूत हो डॉलर के अगेंस्ट। एंड बाय कर लिया, तो क्यों बाय करने से क्या होगा? बैंक्स के पास रुपए कम रह गए, लिक्विडिटी कम हो गया, और अब वो क्या कर रहा है? रुपी को इन्फ्यूज कर रहा है मार्केट से। किस तरीके से? वीआरआर, हमारे पास शॉर्ट टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हम उसका यूज करते हैं बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करने के लिए। तो बैंक्स के पास भी पैसा आ जाता है उससे। तो उसी के कुछ तरीके हैं, जैसे कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस, वीआरआर हो गया, वेरिएबल रेट रेपो, और इसके अलावा हमने देखा कि आप देखेंगे तो और भी अलग-अलग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं पूरी दुनिया भर में जो सेंट्रल बैंक्स यूज़ करते हैं, ताकि लिक्विडिटी को वो इन्फ्यूज़ करें। आते हैं अगले आर्टिकल पे, और ये है टैक्स कनंट्रम। इंडिया का गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कम क्यों हुआ है? इसका ये आर्टिकल कह रहा है कि इंडिया ना अपने जो पीयर्स हैं, जो इंडिया जैसी दूसरी कंट्रीज़ हैं हमारी, वो उनसे ज़्यादा टैक्स नहीं ले रहा है यहाँ पे। एक्चुअली कम टैक्स ही लेता है इंडिया। बट फिर भी हमें ऐसा क्यों फ़ील होता है कि भई हम बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। तो इंडिया का टैक्स जो है वो अनयूजुअली हाई नहीं है, इस आर्टिकल का ये कहना है। इनकम टैक्स कलेक्शंस इंडिया में आर हायर देन एट एनी पॉइंट ऑन रिकॉर्ड गोइंग बैक इन एटलीस्ट 70 90 79 या 80। एंड जो टैक्सेस थे प्राइमरी पे किए जाते थे इंडिविजुअल इक्विवेलेंट टू 3.3% ऑफ जीडीपी इन 2023-24। तो हायर कॉर्पोरेशन टैक्स है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए लो भी कर दिए हैं रेट्स को। तो ऐसे ही सिमिलर रिलीफ की बात की जा रही है कि यार पर्सनल इनकम टैक्स को भी थोड़ा कम कर दो यार। तो इंडिया में गवर्नमेंट रेवेन्यूज एक्चुअली, अगर आप देखो कंपेयर करके, तो काफ़ी कम है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कहा जा रहा है कि इनइक्वालिटी भी बहुत है, क्योंकि टैक्स जो है ना एज़ अ मीन है रीडिस्ट्रीब्यूशन का, कि आप अमीर लोगों से ले रहे हो और गरीब लोगों पे खर्च कर रहे हो। तो टैक्स को मीन्स बोला जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन का, कि पैसा रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इकोनॉमी में। एक आदमी बहुत ज़्यादा कमा ले रहा है अगर, तो उससे लेकर के उसका पैसा 30% जो भी आप टैक्स कर रहे हो, उससे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है सोशल सर्विसेज़ के लिए और सोशल सिक्योरिटी के लिए गरीब लोगों के। तो जब बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस हुआ है टैक्स टू जीडीपी रेशियो का अक्रॉस कंट्रीज, वो दिखाता है कि इंडिया कलेक्ट करता है एज मच टैक्स, मतलब 17.1% एज मीडियन लोअर इनकम कंट्री।
ठीक है? तो जो ज़्यादा एडवांस हाई इनकम और अपर मिडल इनकम कंट्रीज़ हैं, उनके तो भाई टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होते हैं, उनके सिटिज़न्स काफ़ी रिच हैं, तो वहाँ मीडियन टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी 18 से 20% हो जाता है। लेकिन पास्ट इकोनॉमिक सर्वे अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट फोकस करे यहाँ पे कि बेटर बेसिक सर्विसेज़ मिले रादर देन रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, ताकि हर्षमैन एग्जिट ना हो मिडल क्लास का। एंड इन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्लोली टैक्सेबल ब्रैकेट्स में हम ला पाएँ। अ, और ब्रैकेट्स को हम अनचेंज रखें। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है गवर्नमेंट डिलीवरी और चाह रहा है कि मिडल क्लास की मदद वो कर पाएँ, ताकि उनको अपना मनी वर्थ ऑफ जो वो टैक्स पे कर रहे हैं, वो दिखाई दे कि उन्हें मिल रहा है गवर्नमेंट से इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज़। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए उन्हें, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं इन्होंने जो दिए हैं, ठीक है? आप एक बार देखते हैं इसको। इंडिया में पर्सनल इनकम टैक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू, अगर आप देखोगे रशिया, ब्राज़ील, यूएस, जर्मनी, जापान, चाइना, तो ये ठीक-ठाक है। हम ऐसा नहीं कि बहुत कुछ हम लोग आउटलायर हैं कहीं पे। कंपनीज़ इंडिया में जितना वो 10 साल पहले पे करती थी ना, उससे कम पे कर रही है टैक्स। तो कंपनीज़ के लिए टैक्स इंडिया में और कम हुआ है। 1999 से 2023-24 तक आप देखो तो इनकम, टैक्सेस ऑन इनकम ऐसे बढ़ा है, बिल्कुल सीधा। और अगर आप कंपनीज़ को देखोगे तो ये ऐसे करके देखो कितना नीचे आया है, राइट? लोअर गवर्नमेंट रेवेन्यू है, अगर आप देखोगे कंपैरेटिवली तो गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ एज़ परसेंट ऑफ जीडीपी 2019 और 22 का कंपेयर करोगे तो जर्मनी वगैरह तो खैर काफ़ी आगे है। इंडिया बड़ा पीछे है इस मामले में, ठीक है? स्पेंडिंग की बात करोगे तो यहाँ पे भी इंडिया चाइना के नीचे आता है। इसके अलावा इनइक्वालिटी एक चैलेंज है, ठीक है? अगर आप देखोगे तो एक स्कूल में शायद हमने पढ़ा था, एक गिनी कोएफ़िशिएंट होता है, ठीक है? ये कोएफ़िशिएंट मेज़र करता है कि इनइक्वालिटी जो है 0 टू 1 कितनी है किसी इकोनॉमी में, और ज़्यादा वैल्यू है ना अगर गिनी कोएफ़िशिएंट में, तो इसका मतलब कि आपके यहाँ ना इनइक्वालिटी ज़्यादा है। तो अगर आप कंपैरेटिवली देखो तो जर्मनी, जापान, चाइना, रशिया, यूएस, इनके कंपैरिज़न में तो यूएस के इक्वल आते हैं हम इनइक्वालिटी में, और ब्राज़ील वगैरह में तो इससे भी ज़्यादा इनइक्वालिटी है। तो ये चार्ट अच्छा लग रहा है मुझे, जब आप इंडिया को कंपेयर करो डेवलप्ड कंट्रीज़ से। ये बेंचमार्क हमें हमेशा रखना चाहिए कंपैरिज़न करते वक़्त। तो शिफ्ट इन रिटर्न्स विथ राइजिंग इनकम, अगर आप देखेंगे तो इंडिविजुअल रिटर्न्स जो हैं वो क्लासिफाई किए जा रहे हैं बाय ग्रॉस टोटल इनकम। एंड यहाँ पर अगर आप देखो, तो ये डेटा है 12-13 का और ये है 23-24 का। तो ब्लू कलर है 5 लाख, ये उससे लेस इंडिविजुअल इनकम वाले लोग, फिर 5 लाख से ज़्यादा इनकम वाले लोग, फिर अप टू 15 लाख, फिर मोर देन 15 लाख एंड अप टू फिर 25 लाख एंड अबव 25 लाख। इस तरीके से ये है। एंड अगर आप देखोगे तो पहले 2012-13 में कितना 5 लाख तक वालों का शेयर कितना ज़्यादा था, 80% लोग थे। ठीक है? ग्रॉस टोटल इनकम रिटर्न्स में अगर आप देखोगे, और जबकि अब 47% हो गए हैं, और 5 लाख से ऊपर इनकम में आप ये देखो आधे लोग चले गए हैं, ये हो गया है 44%। तो ये 80% अब डिवाइड हो चुका है और ये लोग लेवल अप कर गए हैं यहाँ से। और वैसे ही आप देखो ये जो 25 लाख और 25 लाख से ऊपर वाला जो इनकम है का बार था, यहाँ पे भी अब पहले से काफ़ी ज़्यादा लोग हो गए हैं, डबल से भी ज़्यादा लोग हो गए हैं। तो कहीं न कहीं रिटर्न्स जो इनकम है हमारे यहाँ लोगों की अच्छी बढ़ी है। एज़ कम्पेयर टू लास्ट, अगर आप देखोगे जो डेटा 10 साल पुराना का है उससे। एडवेंट सेट टू गिव एन ओरा टू इंडियन पोर्टफोलियो। यूएस बायआउट फंड है एडवेंट इंटरनेशनल, और ये क्या कर रहा है, एडवांस नेगोशिएशन में है कि कंट्रोलिंग स्टेक खरीद ले ओरा फाइन ज्वेलरी में, जो ओन किया जाता है बाय टॉप डायमंड मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स रोजी ब्लू ग्रुप। तो प्रपोज्ड डील है, ये वैल्यू कर सकता है ओरा को एट 1500 टू 1750 करोड़। एंड लोगों का कहना है कि ये कंज्यूम करता है on the back of heightened interest among risk investors for the jewelry retail sector। तो ज्वेलरी रिटेल सेक्टर में बाइंग देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे, और वो भी कंट्रोलिंग से। तो कहीं ना कहीं इंडिया के ज्वेलरी मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट है। अगर आप देखोगे ज्वेलरी मार्केट ने बहुत बड़े बड़े मतलब रिटर्न्स भी दे दिए हैं। कल्याण ज्वेलर जैसा स्टॉक जो हमने देखा है कि 30-40 रुपए, 50 रुपए से वो जिस तरीके से 700 रुपए गया है, ठीक है? उसके अलावा और भी जो ज्वेलरी कंपनीज है जो अच्छी हैं, जहाँ पे अच्छा मैनेजमेंट है, अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया हमें रिटर्न्स देखने को मिले हैं कहीं ना कहीं। तो इंडिया में तो वैसे भी अगर आप देखोगे काफ़ी टाइम से, मैं कहूँगा सदियों से हम लोग फेमस ही रहे हैं स्पाइसेस के लिए, हमारी ज्वेलरी के लिए, डिज़ाइन्स के लिए, सारी चीज़ें काफ़ी इंडिया में रही हैं, और आज भी हमारी कंपनीज़ काफ़ी एक्सेल करती हैं। समर गुड्स कंपनीज स्प्रिंग इनटू एक्शन। अच्छा, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक, आइसक्रीम, एसी बनाने वाली कंपनीज है ना, ये प्रोडक्शन को स्केल अप कर रही हैं, कि ये कह रही है कि देखो सीजनल डिमांड बढ़ने वाला है ऑलरेडी, तो हम पहले ही प्रोडक्शन बनाने कैपेसिटी को इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं, तो वो हमारे लिए काफी बढ़िया रहेगा अगर हमने ये कर दिया तो। और ऐसे ही हमें होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये कंपनी क्या कर रही होंगी, बिल्कुल विश कर रही होंगी कि इस बार भी यार गर्मी पड़ जाए बढ़िया वाली, तो मजा आ जाए। इस बार
गर्मी होना चाहिए और लास्ट टाइम क्या हुआ था एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा गर्मी हो गई थी, तो आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक सेल्स कितना बढ़िया हुआ था हमारी कंट्री में। मतलब समर में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया था इलेक्ट्रॉनिक सेल्स ने एंड इस बार एसी कंपनीज़ इसीलिए बहुत ही पहले से प्रिपेयर्ड है और लास्ट टाइम शॉर्टेज तक हो गई थी अगर आप देखोगे ना एसीज़ की। तो इस बार मुझे लगता है कि कहीं न कहीं बहुत एक्साइटेड होंगी कि इस बार कैसा मौसम रहता है, कितनी गर्मी होती है और उसके बेसिस पे इनके सेल्स भी रहेंगे। अगर आप देखेंगे एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरर्स हैं पर्टिकुलर वो कर रहे हैं फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट सिंस दिसंबर क्योंकि उन्हें लास्ट टाइम बहुत अच्छी सबक मिली थी कि वो अनप्रेसिडेंटेड डिमांड को मैच ही नहीं कर पाए थे। जितना डिमांड था ना इंडिया में एयर कंडीशनर का, वो उसे फुलफिल ही नहीं कर पाए। तो कहीं न कहीं वो 50 से 55% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैक्रो कंजम्पशन तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एयर कंडीशनर्स का डिमांड बहुत ज़्यादा रहने वाला है उनके हिसाब से भी। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है, कंपनीज़ इसके लिए प्रिपेयर कर रही हैं। ईवी सेल्स सेट टू रेव अप दिस ईयर। अगर आप देखेंगे 2025 ये फाउंडेशनल रह सकता है सेल्स ग्रोथ के लिए ऑफ पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यस, पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की यहाँ पे बात चल रही है और अगर आप देखो तो बहुत ही सिंपल है यहाँ पे पूरी दुनिया में। अभी डोनाल्ड ट्रम्प आया और उन्होंने बोला कि भाई देखो ईवी में बहुत ज़्यादा सब्सिडी है, ये सब्सिडीज़ मैं दे नहीं रहा हूँ और अब मैं बूस्ट करूँगा मेरे ऑयल कंपनीज़ को भी। तो यूएस जैसी कंट्रीज तो अब फोकस को थोड़ा-सा शिफ्ट कर रही हैं और कहाँ लेकर जा रही हैं अपने दोबारा से अपने पेट्रोलियम वाली कंट्रीज पे सॉरी कंपनीज पे और वहाँ पर भी अगर आप देखोगे लोकल कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने सोच लिया है अभी से कि भई देखो हमारा फिक्स है, हम तो अब अपने पेट्रोल डीज़ल वाली गाड़ियों पे भी फोकस करेंगे, हम खाली ईवी में इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं। तो फाउंडेशन रहने वाला है सेल्स ग्रोथ के लिए फॉर पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस कंट्री में एंड निसान, रेनॉल्ट, वोक्सवैगन और होंडा को अगर आप छोड़ दें जिनके पास सिर्फ 5% मार्केट शेयर है, जितने कार मेकर्स हैं 95% मार्केट शेयर के वाले, उनके पास एटलीस्ट एक इलेक्ट्रिक व्हीकल तो है ही है। यस, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल तो रखा ही है इन लोगों ने। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप देखोगे डेटा कि ईवी अडॉप्शन बहुत ही छोटे स्केल पे किया हो लेकिन कंपनीज ने ज़रूर किया है। एंड ये एविडेंट था रिसेंटली कंक्लूडेड ऑटो एक्सपो में भी जहाँ पे ईवीज़ ने डोमिनेट किया है लॉन्चेस को शोकेस किए हैं अपने प्रोडक्ट्स को। लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था एक ईवी क्रेटा इलेक्ट्रिक hyundai ने लॉन्च किया था। अब इस बार हुआ ई विटारा मारुति सुजुकी विटारा। इसके पहले अगर अभी देखोगे अगर आप तो एंट्री जो आई है मारुति सुजुकी और ईवी की, इसमें टोयोटा और किया भी इसे फॉलो करने वाले हैं। एंड टोयोटा सुजुकी तो पार्टनर्स हैं। कार को वो को-डेवलप कर रहे हैं और किया भी किसका पार्ट है? Hyundai का पार्ट है, Hyundai ग्रुप का पार्ट है। तो ये कंपनीज़ आप देखिए कि काफ़ी ग्रुप बना चुकी हैं, एक-दूसरे को ओन करती है ये, लेकिन अलग-अलग एज़ अ अलग कंपनी भी ऑपरेट करती हैं। तो टोयोटा जो है वो शोकेस कर रहा है अर्बन क्रूज़र इलेक्ट्रिक एसयूवी को और ये ब्रसेल्स मोटर शो में हुआ। तो कहीं न कहीं कंपनीज़ बेट कर रही हैं अभी भी ईवी पे एंड हो सकता है गवर्नमेंट इतना सपोर्ट ना करे बट लोगों का इंटरेस्ट एंड फाइनली बैटरी कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये सारी चीजें इनको लगता है कि इतनी फीजिबल होंगी कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फाइनली शिफ्ट करेंगे और वो भी बड़े स्केल पे करेंगे। तो इंडिया जो है लार्जेस्ट इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट ईवी प्लेयर है हमारा वो है टाटा मोटर्स और इन्होंने भी सिएरा ईवी निकाली है और हैरियर ईवी भी इन्होंने अनवील किया है ऑटो एक्सपो में। ज्यादा इन्होंने डिटेल शेयर किया नहीं। महिंद्रा ने भी ईवी लॉन्च की थी B6 एंड XEV9 ही एंड आपको पता था कि काफी ट्रेंड करने लग गए थे ये। मतलब महँगी कार्स हैं, दे आर प्रीमियम कैटेगरी कार्स मैं बोलूँगा इंडिया के हिसाब से 25 लाख की 20 लाख की कार्स हैं वो। तो ईवी में हम कुछ सस्ता भी देखना चाहेंगे और उसके लिए जेएसडब्ल्यू एमजी वर्क कर रहा है। जेएसडब्ल्यू एमजी का जो है वेंचर अगर आप देखोगे, तो ये ऐसे ईवीज़ बना रहे हैं जो ना उस आदमी के लिए है जो मिडल क्लास है, जो 10 लाख की गाड़ी ले रहा है, 6 लाख की, 7 लाख की गाड़ी ले सकता है, उसके लिए है। और मास प्रोडक्ट्स ही चेंज लाते हैं सोसाइटी में। आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बना दो जो शायद 10 लाख लोग यूज़ कर सकते हैं, तो सोसाइटी में कोई चेंज नहीं आ सकता। तो जो मास प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है, जो मास डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है जिसका और मेजॉरिटी ऑफ लोग परचेज़ कर सकते हैं, वही कुछ इम्पैक्ट कर पाएँगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना करके भी क्योंकि आप 1-1 करोड़ की अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाओ जैसे यूएस में या इंडिया में ही अगर आप 20-25 लाख की बनाओगे तो उससे कोई सोसाइटी में ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला है। डिमांड फॉर क्लोथिंग लाइफस्टाइल गुड्स रिमेन वीक एंड रिकवरी इज अनसर्टेन। यहाँ पे बात हो रही है डिमांड की फॉर क्लोथिंग, जो कपड़े वगैरह के जितने भी हमारे कंपनीज हैं, तो वो उनका ये कहना है कि इवन जो क्लोथिंग के साथ साथ लाइफस्टाइल वाली चीजें हैं जैसे टेलीविजन हो गया, स्मार्टफोन हो गया, जो ब्रांड्स इनिशियली बिलीव करते थे कि टेम्पररी ब्लिप था यहाँ पे, कि अब ग्रोथ आ जाएगी करके आ नहीं रही है। कंपनीज अब प्रेडिक्ट कर रही हैं कि रिवाइवल टाइमलाइन जो है पता नहीं कब होगा
और अग्रेसिव डिस्काउंटिंग होने वाला है। तो अगर कोई सोच रहा है इस बार रिपब्लिक डे या मतलब वैलेंटाइन्स डे पे तो कोई टीवी वगैरह गिफ्ट नहीं करता है। लेकिन रिपब्लिक डे है और इसके अलावा सरस्वती पूजा आने वाला है, तो इस टाइम पे अगर आप कुछ शॉपिंग करना चाहते हो तो आपको एंड ऑफ सीजन सेल काफ़ी अच्छा मिल सकता है टेलीविज़न और स्मार्टफ़ोन कैटेगरी में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, क्योंकि डिमांड काफ़ी ठंडा रहा है इस सेक्टर में। अगर आप देखोगे कंपनीज़ के पास स्टॉक पड़ा है और वो बिका नहीं है। तो लोगों ने जो खरीद सकते थे उन्होंने दिसंबर अर्ली तक ही खरीद लिया, वेडिंग्स था या विंटर था। तो यहाँ पे कुछ जनवरी में ख़ास नज़र आ नहीं रहा है कुछ बहुत अच्छा। रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी जो है इन्होंने कहा है कि जो सेल्स ग्रोथ है ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेगमेंट में, जैसे कि कपड़े हो गए, फुटवियर हो गया, ब्यूटी, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, ये मिड सिंगल डिजिट में रहा है लास्ट ईयर ग्रोथ। तो ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं हो रहा है, लेकिन जो ग्रोथ रेट है 7% वही नॉर्मल हो गया है, डबल डिजिट में हम जा नहीं पा रहे हैं। जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं उस हिसाब से हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रीमियमाइज़ेशन हुआ है प्रोडक्ट्स का, प्रीमियम प्रोडक्ट्स बिके हैं जिसकी वजह से 5% का इनका वैल्यू गया है सेल्स का ऊपर। लेकिन नंबर्स में सेल ज़्यादा, वॉल्यूम में सेल ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि गवर्नमेंट से काफ़ी एक्सपेक्टेशन है। ये सारे सेक्टर्स जो हैं, ज़रूरी है कि ग्रो हो तभी इंडिया में, क्योंकि ये चीज़ें अगर बन रही हैं तो ग्रोथ भी होनी चाहिए। कंज़म्पशन इंडिया को अपना खुद चलाना होगा। सारे प्रोडक्ट सबसे पहले खुद के लिए बनाएँ, फिर तो एक्सपोर्ट हम कर देंगे। लेकिन सबसे पहले खुद के लिए हम रिलायबली सारे प्रोडक्ट्स बना पाएँ अगर, तो वो बहुत बढ़िया होगा। Good job plugging the leaky pipeline. Fiscal deficit nearly under control and target inflation. Fiscal deficit 4.9% के नीचे रहने वाला है इस बजट 2024-25 का, अगर आप देखेंगे जो था उसमें, और जो हमारा टारगेट था 4.5% का मीडियम टारगेट था 25-26 के लिए, वो हम मीट कर देंगे। वी आर श्योर। एंड जो करेक्शन है वो हो रहा है तब जब इकोनॉमी स्लो डाउन हो चुकी है, और ये एक और इम्प्रेसिव अचीवमेंट है इनका, ये कहना है। तो राइटर थोड़े से सार्कास्टिक हैं। कंपोज़िशन अगर आप देखोगे डेफ़िसिट का, तो ये अल्टर किया है इसने फ़ेवर कैपेक्स को करने के लिए। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो करंट ईयर परफ़ॉर्मेंस है ना, ये पार्टली बेस्ड है स्लोअर प्रोजेक्ट क्लियरेंस पे भी। क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे क्या है कि हर चीज़ लिम्बो में फँस जाती है उस टाइम पे। आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं पास नहीं होंगे, गवर्नमेंट भी नया कैपेक्स नहीं अनाउंस करेगी, और आरबीआई यहाँ पे इंटरवीन कर रहा है हेवीली फॉरेक्स मार्केट में भी रुपए को स्टेबलाइज़ करने के लिए। तो हायर डिविडेंड फ्रॉम आरबीआई जो है ये हेल्प करेगा लोअर गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ मार्केट बोरोइंग्स इन 2025-26। तो जो एक्सटेंट है, जहाँ तक कि फिस्कल डेफिसिट अंडरशूट कर सकता है 2024-25 में, इट विल मेक जॉब ऑफ मीटिंग नेक्स्ट ईयर टारगेट ईज़ियर। अगले साल का टारगेट मीट करना काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को क्या करना होगा? एक्सपेंडिचर को स्क्वीज़ करना होगा। वही मैं बता रहा हूँ। इस टाइम पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 1 करोड़ अगर दोगे ना, तो 10 करोड़ कर दूँगा मैं, ठीक? लेकिन आप बोलोगे कि भाई 1 करोड़ ही तो नहीं है मेरे पास, तो पैसे से ही पैसा आता है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर पैसा कैसे आएगा? ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, और ये मिडल क्लास आदमी की प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट की भी प्रॉब्लम यही है। देखो, पैसा लिमिटेड है गवर्नमेंट के पास भी, ठीक है? और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम ₹100 खर्च करते हैं पब्लिक के लिए, तो ₹100 पब्लिक तक पहुँचते ही नहीं है। तो हमें काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है एक मीडियोकर चेंज लाने के लिए भी। कुछ गवर्नमेंट अगर कोई मीडियोकर सी चीज़ भी कर रही है ना, उसमें पैसा मीडियोकर नहीं लगा होता है, उसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगा होता है ड्यू टू इनएफिशिएंसीज़, करप्शन, या जो भी आप रीज़न बताओ। तो कहीं न कहीं यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना होगा? एक्सपेंडिचर को कम करना होगा, और एक्सपेंडिचर को कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, तो प्रॉब्लम्स आएँगी, क्योंकि हमारा जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो डोमेस्टिक, मैं बोलूँगा इन्वेस्टमेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट करती है, प्राइवेट सेक्टर से कितना इन्वेस्टमेंट आता है। तो फिस्कल कंसोलिडेशन एंटर कर रहा है ओवरलैप ज़ोन में, मॉनेटरी ईजिंग हो रही है, और इन्फ्लेशन जो है अभी भी ऑफ टारगेट है। आरबीआई वाईडी एक्सपेक्ट कर रही है कि अनाउंस करेगी अपना फर्स्ट इंटरेस्ट रेट कट अगले महीने, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेफिसिट रिडक्शन अनाउंसमेंट के टाइम पे ही होगा। तो इंटरेस्ट रेट डाउन साइकिल जो है ये शैलो रहने वाला है। फिस्कल एडजस्टमेंट बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएँ, और जो रेट सेटर्स हैं, वो फूड इन्फ्लेशन से अपना ध्यान हटा ही नहीं पा रहे हैं। पूरा ध्यान उनका दाल, चावल और सब्ज़ी पे है। खाने के लिए नहीं, जो उसके प्राइसेज़ हैं, उस पर है कि इसका जो प्राइस ग्रोथ है, इसको हम लोग किसी भी तरीके से नीचे ला पाएँ, वो बड़ा ही ज़रूरी है। तो जो एड्रेसेबल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, जो कंज़म्पशन स्लो हो रही हो, ठीक है? तो ये होना चाहिए कि प्राइस लेवल क्या है, ना कि इनकम लेवल। तो एंटिसिपेटेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आएँगी, तो इससे जो इनकम ग्रोथ भी होगा, ये डिलेड रहेगा। तुरंत सॉल्व नहीं होने वाले हैं ये प्रॉब्लम्स, ठीक है? गवर्नमेंट जो चीज़ें करती है अगर इस तरीके से। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी जो होराइज़न होता है ना, वो सप्लीमेंट्री होता है विद इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बिल्ड कर दिए गए हैं कि भाई ग्रोथ को रिवाइव करेंगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, रियल इनकम को बढ़ाएँगे, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट ये एक्सपेक्टेशंस कितनी कंप्लीट हो पाएँगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है।
तो आ जाते हैं, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारे आंसर्स को, जो हमारे 2 आंसर्स हैं यहाँ पे। एक तो प्रभात शर्मा ने आंसर दिया है। क्वेश्चन क्या था कि एयरलाइंस इंडस्ट्री क्यों नहीं ज़्यादा काम कर पाती है? क्यों इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है कि इतनी जल्दी-जल्दी बैंकरप्ट हो जाती हैं? तो बैंकरप्सी है क्या? सबसे पहले एक्सप्लेन किया है प्रभात ने, कि जहाँ पे आपको उधार ज़्यादा चुकाना है और आपके पास एसेट्स कम हैं, ठीक है? तो जो पेमेंट ऑफ लायबिलिटी है, चाहे आप इंटरेस्ट पे करें, प्रिंसिपल पे करें, वो डिपेंड करता है कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। प्रॉफिट कैसे कमाते हैं? प्रॉफिट होता है ऑपरेटिंग रेवेन्यू, मतलब ऑपरेटिंग जो खर्चा है आपका और माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग रेवेन्यू मतलब जितना ऑपरेशन से आप इनकम निकाल पा रहे हो, और ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है, लेकिन ये दोनों वेरिएबल जो है ना एक्ट करता है एज़ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिज़नेस। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे इंडियन एयरलाइन कंपनीज़ के, तो हम लोग नहीं जनरेट कर पा रहे हैं इंक्रीजिंग ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़। और जो रीज़न्स हैं, सबसे पहले तो जो प्राइस ऑफ टिकट है पर पर्सन, वो बहुत ज़्यादा है एक आम आदमी के लिए। इंडिया में तो भाई देखो, एयरलाइंस मिडल क्लास पता नहीं अफोर्ड कर सकता रेगुलरली, तो पॉसिबल नहीं है। और मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है वो फिर प्रेफर करता है कि भाई वो रेलवे से ट्रैवल करे, वो सेफ भी लगता है उन्हें और चीपर मोड भी है ट्रांसपोर्टेशन का, बहुत ज़्यादा गुना सस्ता है। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट को कैसे कम करें, ठीक है? रीज़न्स हैं जैसे कि पेमेंट ऑफ पार्किंग और हैंगर फीस होता है, एयरलाइंस के लिए काफ़ी ज़्यादा पे करना होता है। रिपेयर और मेंटेनेंस एयरक्राफ्ट के बहुत महँगे होते हैं, और जो मेजर इंस्पेक्शन है, ओवरहॉल है, ये भी स्पेसिफाइड पीरियड में करना होता है और बहुत गाइडलाइंस हैं इसके लिए। कंप्लायंस बहुत फॉलो करने पड़ते हैं, और सैलरी वगैरह भी एयरलाइंस में काफ़ी अच्छी देनी पड़ती है एम्प्लॉइज़ को। आपको ऐसे नहीं कि बहुत सस्ते दाम पे काम करने के लिए वहाँ पे एम्प्लॉइज़ मिल जाएँगे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉफिट ना कंपनीज़ जनरेट कर नहीं पाती है। दूसरा आंसर मुझे रागिनी ने दिया है, और उनका कहना है कि विमान कंपनियों का संचालन करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि एक तो खरीदना इन्वेस्टमेंट ही बहुत बड़ा चाहिए। आम आदमी कर ही नहीं सकता है, कोई कोई ऐसा नॉर्मल आदमी नहीं जो बोलेगा यार मैं एयरलाइन शुरू करना चाहता हूँ 25 साल की उम्र में। क्योंकि पैसा ही इतना ज़्यादा चाहिए, केपेक्स जैसे विमान खरीदना होगा, ऑपरेशनल खर्चे, मेंटेनेंस, ठीक है? इसके अलावा आप ये देखिए कि सॉफ्टवेयर से लेकर के, टेक्नोलॉजी से लेकर के लोगों का खर्चा, एम्प्लॉइज़ कितने चाहिए होंगे, पायलट्स की सैलरी बहुत अच्छी रखनी पड़ती है। इसके अलावा हाई स्किल्ड वर्कर की आवश्यकता है, जो काफ़ी प्रीमियम प्राइस पे मिलेंगे आपको। तेल की कीमत वोलेटाइल होने से भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा मतलब चेंज होता रहता है, कभी बढ़ रहा है, घट रहा है, तो इससे अनसर्टेनिटी थोड़ी रहती है हमेशा, बड़ी अनसर्टेनिटी आने की चांसेस रहती हैं। एंड इसके अलावा अगर आप देखेंगे, तो कहीं न कहीं जैसे कि यूक्रेन और रशिया में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इज़राइल गाज़ा में चल रही है, तो उससे भी जो एयर स्पेस है, वहाँ कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। एयरलाइंस को काफ़ी कुछ नेविगेट करना पड़ता है, जैसे पाकिस्तान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है इंडिया में हमें, राइट? तो ये सारे चैलेंजेज़ हैं कि जियोपॉलिटिक्स भी काफ़ी अफ़ेक्ट कर देता है एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ को। अब रेलवे की कंपनी, उसको जियोपॉलिटिक्स से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। कौन-सी कंट्री किसके साथ क्या कर रही है? लेकिन वही अगर आ जाता है हमारा एयरलाइंस, तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो एयर स्पेस भी यूज़ करती है दूसरी कंट्रीज़ का। वो फ्यूल भी यूज़ करते हैं, फ्यूल प्राइस भी काफ़ी चेंज हो जाता है उससे, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और एक सवाल है, ये यूएस बॉन्ड यील्ड जो है ये हाई जा चुके हैं, अबव 4.8%। फेड रेट नहीं करेगा कट, एंड इंडिया में अभी हाई इंटरेस्ट रेट है, हाई इन्फ्लेशन है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, स्टैग्फ्लेशन के भी साइन्स हैं। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो भी 133, अब तो कम आ गया है सर जी, अब थोड़ा 133% तो अब नहीं रहा। ख़ैर, लेकिन फिर भी हाँ, ठीक है, अभी भी अच्छा खासा ही होगा। एंड इक्विटी के लिए इन्हें लगता है कि कुछ खास होने वाला है नहीं। तो क्या हमें गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, या 40% पोर्टफोलियो और 60% जो है वो क्वालिटी वैल्यू ईटीएफ में रखना चाहिए? आप चाहते हैं कि मैं इस पे अपना व्यू दूँ और इस क्वेश्चन का जवाब दूँ, तो देखिए मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे नहीं सकता हूँ। मैं जनरल स्टेटमेंट्स आपको बता सकता हूँ इस टाइम पे, कि देखिए गोल्ड भी इस टाइम पे लाइफ हाई पे है वैसे तो, अगर आप देखोगे। तो यहाँ पे आप एक चार्ट उठाओ और देखो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा किस साल इन्वेस्ट करने पे बनता, अगर आप करते तो। चाहे आप एसआईपी ही करते, और ऐसे करते कि सिर्फ़ सर्टेन इवेंट्स में ही आप पैसा लगाओगे। तो जिस साल मार्केट में नेगेटिव रिटर्न्स रहे, अगर आपने उस साल एसआईपी की है हर महीने, तो आपका रिटर्न हमेशा ज़्यादा रहेगा कंपैरेटिवली, राइट? तो मैं ये कहूँगा कि इस टाइम पे आप इतना ज़्यादा मत सोचो, और इतने चेंजेस करोगे, प्रॉफिट बुक करोगे, उस पे टैक्स पे करोगे, एसटीसीजी लग रहा है, एलटीसीजी लग रहा है, ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट है, फिर परचेज़ करोगे, तो ये ना नॉर्मलाइज़ होके फिर वही हो जाएगा कि आप म्यूचुअल फंड का मतलब आप फिर 15 या 20% ग्रोथ पे आ जाओगे फिर, अगर इतने चेंजेस करोगे। आप म्यूचुअल फंड तो हो नहीं कि आप कुछ बेच दोगे तो आपको फिर उसपे आपको टैक्स वाला प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी आपको, राइट? टैक्सेबिलिटी की इश्यूज़ हैं, तो टैक्स वगैरह को आप बेटर आप कंसिडर करो, मैं कहूँगा, उसके बाद आप कर सकते हो। और बाकी गोल्ड वगैरह में तो देखो आपको जितना रखना है, कितना पैसिव हो उस पे डिपेंड करता है, गोल्ड को हम पैसिव एसेट ही मानते हैं। तो यहाँ पे इक्विटी में तो मैंने ये देखा है कि यूजुअली लोगों ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाए हैं जब उन्होंने मार्केट क्रैशेज़ पे लिया। जैसे कोई आदमी 2007 में इन्वेस्ट करता और उसके बाद सिर्फ 2020 में भी इन्वेस्ट करता।
तो आज वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ, कोविड के टाइम पे इन्वेस्ट करता है या फिर रशिया-यूक्रेन वॉर पे आपको याद है 15,500 पे हमारा बॉटम बना। तो मार्केट जब नीचे आया है ना, जब लोग शिफ्ट कर देते हैं पैसा और खाली हो जाता है फिर लोगों के हाथ से, तभी ये स्टॉक्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो आप इन चीज़ों में मैं कहूँगा कि ज़्यादा दिमाग लगाओ ही मत। यूएस में जो चीज़ चल रही है कितना चलेगी? 1 साल चलेगी। फेड तो रेट कट नहीं करेगा जब तक बॉन्ड यील्ड नीचे नहीं आते हैं। तो बॉन्ड यील्ड जब तक नीचे आएँगे तब जाके वो रेट कट करेगा। तब जाके रेट कट के बाद भी इफ़ेक्ट जो रहता है वो लैग रहता है काफ़ी, तुरंत तो आता नहीं है, राइट? तो इतनी अनसर्टेनिटीज़ को ना आप नेविगेट कर ही नहीं सकते हो। कोविड के बाद सबने एक चीज़ सीख लिया है कि फ्यूचर को ज़्यादा प्रेडिक्ट करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्या हो सकता है, इतना अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है दुनिया में कुछ भी कि कुछ आप कह ही नहीं सकते हो। तो आप लाइफ़ को एन्जॉय करो सर, एंड मैं कहूँगा इतना ज़्यादा मत सोचो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप ऐसे वीडियोज़ को रोज़ देखना चाहते हैं तो। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।